Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the post result first class of CAF 1, that is Financial Accounting and Reporting for the upcoming attempt. अच्छा जी, वैसे तो हमारा आज का एजेंडा है, वैसे तो हमारा आज का टारगेट है कि आज हमने एक नया चैप्टर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टार्ट करना है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे रिपीटेड स्टूडेंट्स मौजूद है या बहुत सारे वो स्टूडेंट्स मौजूद है जिनकी आज कैफ 1 की पहली क्लास है। तो थोड़ा सा हम कोर्स के हवाले से ओवरऑल डिस्कशन करते हैं, क्या रिमेनिंग टाइम में इस कोर्स को कंप्लीट करना ह्यूमनली पॉसिबल है भी या नहीं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने आने वाले टाइम को लेकर चलें। लास्ट अटैम्प्ट में अगर खुदा ना खास्ता हमने पेपर दिया था और वो फेल हो गया तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, क्या हमारी आने वाले वक्तों के लिए प्लानिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। थोड़ी सी हम ये सारी गपशप करते हैं और उसके बाद फिर हम आज का एजेंडा स्टार्ट कर रहे होंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि लास्ट वीक हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, अभी हम मई के स्टार्ट में और आज से कोई 3-3.5 महीने बाद हमारी अगस्त की अटैम्प्ट है। तो क्या ये इस टाइम के अंदर अगर हम कैफ 1 पहली बार पढ़ रहे हैं, भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इनिशियली कुछ प्लान किया होगा लेकिन अब रिजल्ट के बाद स्ट्रेटेजी चेंज करके हो सकता है कैफ 1 अब आपने उठाया हो और अब आप बिल्कुल स्क्रैच से कैफ 1 पढ़ना स्टार्ट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमने लास्ट अटैम्प्ट में कैफ 1 पढ़ा हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पेपर क्लियर ना हो सका तो हम कैफ 1 की री अटैम्प्ट दे रहे होंगे। तो सबसे पहला तो बुनियादी सवाल ये आता है कि यार अगर मैं अभी कैफ 1 स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या वो रिमेनिंग टाइम में कैफ 1 करना ह्यूमनली पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, अभी हम बिल्कुल मई के स्टार्ट में, यानी कि हमारे पास मई 2026, जून 2026, जुलाई 2026 और मिड ऑफ अगस्त यानी कि अगस्त की 17 तारीख से आपके कैफ के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज से लेकर अगस्त की अटैम्प्ट तक तकरीबन आपके पास 3.5 महीने का टाइम अवेलेबल है। अगस्त की कोई 15 या 17 तारीख को आपका कैफ का पहला पेपर है। तो चूंकि हमारा अगस्त की 15 या 17 तारीख को कैफ का पहला पेपर है तो मैं अगस्त का महीना तो एलिमिनेट ही कर देता हूँ, क्योंकि अगस्त के महीने तक अपने कोर्स को लेकर जाना या अगस्त के महीने में अपने लेक्चर्स कवर करना, ये तो कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। अगस्त का जो भी हमारे पास 15-20 दिन का टाइम होगा उसमें हम कंप्लीटली रिवीजन पे फोकस कर रहे होंगे। तो अगस्त के महीने को हटा दें तो हमारे पास मई, जून, जुलाई तकरीबन 3 महीने का टाइम है। और रफली अगर मैं नंबर ऑफ़ डेज़ में बात करूं तो 3 महीने का मतलब है कि हमारे पास 90 दिन मौजूद है। मुझे पता है कि 90 दिनों के अंदर भी अभी आपकी ईद उल अज़हा भी आनी है, मुहर्रम की भी आनी है, मुहर्रम की भी छुट्टियाँ आनी है और भी कुछ फैमिली में शादी ब्याह जो भी है मसरूफियत वगैरह हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज रफली हमारे पास 90 डेज़ का टाइम अवेलेबल है। सबसे पहले तो बुनियादी सवाल ये कि क्या इन 90 डेज़ के अंदर कैफ 1 को बिल्कुल ज़ीरो से, या अगर हम रिपीटर स्टूडेंट से, रिफ्रेशर के स्टूडेंट से, तो कैफ 1 को दोबारा से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कैफ 1 का ओवरऑल कोर्स कंटेंट देखें ना, तो एक तो न्यू स्कीम आने के बाद जो अब आपकी अगस्त 2026 की पहली अटैम्प्ट है उसमें कैफ 1 का कोर्स हल्का हुआ है। 2-3 चैप्टर्स, 2-3 बड़े चैप्टर्स कैफ 1 से निकालकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में शिफ्ट कर दिए हैं, तो आपका कैफ 1 का कोर्स हल्का हुआ है। तो अब हमारे पास कैफ 1 का जो कोर्स कंटेंट है, वो जो हमारे पास कैफ 1 का ओवरऑल कोर्स है, ये तकरीबन 80 आवर्स का है। अच्छा, ये 80 आवर्स सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के नहीं है, इस 80 आवर्स में 100% कॉन्सेप्ट्स भी हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी है और साथ साथ पास्ट पेपर्स भी कवर है। यानी कि तकरीबन 80 आवर्स के लेक्चर्स हैं हमारे पास कैफ 1 में। और हमारे पास नंबर ऑफ डेज़ कितने अवेलेबल है सर? हमारे पास 90 दिन अवेलेबल है इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो बड़ी सिंपल सी मैथ है कि अगर मैं डेली 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करूं, डेली 1 आवर के भी लेक्चर कवर करूं, तो ये तो मुझे ह्यूमनली नज़र आ गया कि मैं 1 घंटे का लेक्चर कवर करके भी अगले 3 महीने में कैफ 1 का कोर्स कंप्लीटली कवर कर सकता हूं। लेकिन सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर कवर करना काफ़ी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इस 1 घंटे के लेक्चर को कवर करना आपके पेपर के लिए सफिशेंट नहीं होगा। अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि अब हम पहली बार कैफ 1 पढ़ रहे हैं या रिफ्रेशर में कैफ 1 पढ़ रहे हैं, तो हमें आने वाले 3 महीने के अंदर डेली बेसिस पे कम से कम 3 घंटे कैफ 1 को देने होंगे। डेली बेसिस पे कम से कम 3 घंटे कैफ 1 को देने होंगे। अगर आप अपने आप से ये प्रॉमिस करते हैं, अपने आप से ये वादा करते हैं कि आप अगले 3 महीने तक 3-3 घंटे डेली बेसिस पे कैफ 1 को देते हैं, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाली अटैम्प्ट के अंदर आपका कैफ 1 पास हो जाएगा। और क्या करना है इन 3 महीनों में, इन 3 घंटों में, ये भी मैं आपको गाइड करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपने डेली बेसिस पे कैफ 1 को 3 घंटे एलोकेट कर दिए। अब अपने इन 3 घंटों को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें।
सबसे पहले आवर में हम सिर्फ रिवीजन और पुराने टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। पहले आवर में हम सिर्फ रिवीजन और पुराने टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। सर क्या मतलब? देखिए, आज हम एक लेट से पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब मैं कल पढ़ने बैठूंगा तो पहले मैं 1 घंटा पिछला रिवाइज करूंगा। पहले दिन जो पढ़ा वो दूसरे दिन रिवाइज करेंगे, पहले दूसरे दिन जो पढ़ा वो तीसरे दिन रिवाइज करेंगे, एक हफ्ते में जो पढ़ा फिर वो रिवाइज करेंगे। यानी कि हर दिन डेली आपने 1 घंटा पिछला रिवाइज करना है। कल का रिवाइज करें, परसों का रिवाइज करें, पिछले एक हफ्ते का रिवाइज करें, पिछले 10 दिन का रिवाइज करें। बताने का मकसद ये कि रिवीजन इज द की। आपने रेगुलर बेसिस पे आज से ही 1 घंटा रिवीजन को अलोकेट कर देना है कि मैं डेली बेसिस पे चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करूंगा। एक टॉपिक पढ़ने के बाद जब दूसरे टॉपिक पे आऊँगा तो पहला वाला टॉपिक साथ साथ रिवाइज करता रहूँगा। तीसरे चौथे टॉपिक पे आऊँगा तो शुरू के टॉपिक्स को मैं बार बार रिवाइज करता रहूँगा। तो 1 घंटा आपने रिवीजन को अलोकेट कर दिया। फिर अगले 1 घंटे में आपने लेक्चर कवर किया, डेली मिनिमम 1 घंटे का लेक्चर। और सिंपल सी मैथ है, 80 घंटों के लेक्चर्स हैं, 80 घंटों के लेक्चर्स हैं और 90 दिन हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं डेली 1 घंटे का लेक्चर देखूँ, बीच में थोड़ी बहुत ईद की छुट्टियाँ और मुहर्रम की छुट्टियाँ और आगे पीछे कर भी दूँ, तो भी हमारे पास 10 एक्स्ट्रा दिन अवेलेबल है। तो डेली अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर भी कवर करूँ तो हमारा कोर्स कंटेंट कवर हो जाएगा। और एक और घंटा आपको देना पड़ेगा प्रैक्टिस को। सिर्फ लेक्चर्स देखना काफ़ी नहीं होगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर सिर्फ कोई बच्चा ये समझता है कि मैं 80-90 घंटे के लेक्चर्स कवर कर लूँगा तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। आप क्रिकेटर को क्रिकेट खेलते हुए देखकर क्रिकेट खेलना नहीं सीख जाते। आप फुटबॉलर को फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉल खेलना नहीं सीख जाते। आप किसी को ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग करना नहीं सीख जाते। अगर आपने ड्राइविंग सीखनी है तो आपने ड्राइविंग सीट पे बैठना होगा, स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, कोई भी चीज़ हो, सर सिर्फ उसको देख के नहीं सीखा जा सकता जब तक आप उसकी खुद से प्रैक्टिस ना करें, जब तक आप खुद से उस चीज़ को, उस एक्शन को खुद से परफॉर्म ना कर रहे हो। तो जो कुछ हम डेली पढ़ेंगे उसमें जो सवाल आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, जो सवाल क्लास में करवाए जाएंगे, जो टॉपिक के पास पेपर्स वगैरह होंगे, आपने 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस को अलोकेट करना है। अगर बेयर मिनिमम अगले 3 महीने तो अगर आप 3-3 घंटे कैफ वन को इस तरीके से देते हैं, आई एम गारंटेड कि आपका अगस्त 2026 के टाइम में ये इंशाल्लाह कैफ वन का पेपर पास हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हमारी अगले 3 महीने की डायरेक्शन है, 3 महीने की स्ट्रेटेजी है। लेकिन सर हम पहली बार नहीं पढ़ रहे कैफ वन, हमने ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा, कैफ वन पढ़ा था, पेपर फेल हो गया। अच्छा, लास्ट वीक हमारा रिजल्ट जब अनाउंस हुआ ना, तो पिछले एक हफ्ते से मैं तकरीबन कोई सैकड़ों स्टूडेंट, मोर देन 100 स्टूडेंट से मेरी बात हुई। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर माशाल्लाह से पास हुआ। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों का पेपर रुक भी गया। तो पिछले एक हफ्ते में मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई और मैंने ये जानने की कोशिश की कि यार अगर पेपर रुका है तो क्यों रुका है, क्या वजूहत है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या मिस्टेक्स है, क्या शॉर्टकमिंग्स है। क्योंकि जब तक हम मिस्टेक या अपनी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम बेहतर प्लानिंग, हम बेहतर स्ट्रेटजी डिसाइड नहीं कर सकेंगे। तो अगेन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट से बात करने के बाद मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए, बहुत सारी मिस्टेक्स आई, बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स आई। लेकिन ब्रॉडली मैंने ये देखा कि यार मेरे पास जितने भी फीडबैक्स आए ना, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई ना, ये सारे स्टूडेंट्स इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। नंबर 1, सर पहली कैटेगरी का स्टूडेंट मुझसे ये कहता है कि सर मेरी प्रिपरेशन ही प्रॉपर नहीं थी। किसी ने कहा कि सर मैंने लेक्चर्स तो कवर कर लिए थे, लेकिन सच्ची बात है मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। किसी ने कहा सर मैंने लेक्चर्स तो कवर कर लिए थे, लेकिन सच्ची बात है मैंने पास पेपर्स नहीं किए थे। किसी ने कहा कि सर मैंने लेक्चर्स भी कंप्लीट कवर नहीं किए थे, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए थे, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ दिया था। देखिए, अगर आपकी प्रिपरेशन ही सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड थे, अदर आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, अदर आपने कोर्स कंप्लीटली कवर नहीं किया था, अदर आपने पास पेपर्स नहीं कवर किए थे, मैं समझता हूँ यू आर इन अ सेफ जोन। आप सेफ जोन में। क्यों? क्योंकि आपको एटलीस्ट अपनी प्रॉब्लम तो पता है। आपको ये तो पता है कि यार मसला क्या था, क्यों मेरा पेपर रुका है। तो बस अब उस मसले के ऊपर काम करना है। अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे तो अब आपको लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में प्रैक्टिस नहीं की थी तो अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में पास पेपर्स नहीं किए तो इस बार आपने रिवीजन के साथ साथ पास पेपर्स भी करने होंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बट दिस इज सेफ जोन। वाई आई एम कॉलिंग इट सेफ जोन? क्योंकि यार मुझे पता है कि मेरा मसला क्या था और मसला मैं हल करूंगा तो मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पेपर पास हो जाएगा। अच्छा, फिर मेरे पास
ऐसी सिचुएशन भी आई, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी फीडबैक दिया कि सर हमारी तैयारी तो बड़ी तगड़ी थी, हमने तो क्लासेस भी प्रॉपर्ली कवर की थी, हमने तो लेक्चर्स भी प्रॉपर्ली कवर किए थे, हमने तो प्रैक्टिस भी की थी, हमने तो पास पेपर भी किए थे, लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम में क्या हो गया कि हम अंडर परफॉर्म करके आ गए। यानी कि जब मैं एग्ज़ाम के 3 घंटों में बैठा तो पता नहीं मेरा दिमाग घूम गया, मैं पैनिक कर गया। कुछ ने कहा सर मैंने पेपर ही 60-65 मार्क का अटैम्प्ट किया, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मैं तो 70-80-90 मार्क का पेपर कर ही नहीं पाया। कुछ ने कहा सर सब कुछ मैंने पढ़ा था लेकिन पता नहीं पेपर में मैं बौखला गया, मुझसे एडजस्टमेंट ही पिक नहीं हो रही थी, मैं एडजस्टमेंट गलत सलत करके आ गया। कुछ ने कहा कि सर मुझसे सवाल पिक नहीं हो रहा था। यानी मेरे पास एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये भी आए जिन्होंने कहा सर हमारी तैयारी बहुत तगड़ी थी, हमने लेक्चर्स टाइमली कवर किए थे, हमने प्रैक्टिस की थी, हमने पास पेपर्स किए थे, पता नहीं पेपर के 3 घंटों में हमें क्या हो गया था, हमसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, हमने 60 मार्क का 65 मार्क का पेपर किया। कुछ कह रहे हैं सर हम इतना प्रेशर में आ गए थे कि हमें कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा था। कुछ कह रहे हैं सर हम इतना प्रेशर में आ गए थे कि हम एडजस्टमेंट गलत सलत कर रहे थे। कुछ कह रहे थे सर एग्जाम में एडजस्टमेंट समझ ही नहीं आई, घर आके देखा तो हमें सारी एडजस्टमेंट्स आती थी। सर दिस इज अगेन आई बिलीव बेटर जोन, क्योंकि अगेन आपने तैयारी बहुत अच्छी की, पेपर में अंडर परफॉर्म किया, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो है कि आपका पेपर रुका क्यों है। आपको ये तो पता है ना कि यार ये एग्जाम पैनिक की वजह से मेरा पेपर खराब हो गया। अगेन मैं समझता हूँ आप एक अच्छे जोन में, क्योंकि आपको पता है कि आपका मसला क्या है। अब इस तरह के स्टूडेंट क्या करेगा सर, इस तरह के स्टूडेंट के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि पहले वो अपना कोर्स रिवाइज करें, पहले वो अपने कोर्स का रिवीजन करें, और वंस जब आप अपने कोर्स का प्रॉपर रिवीजन कर लें उसके बाद कम से कम 8 से 10 अटैम्प्ट के पेपर, 8 से 10 अटैम्प्ट के पास पेपर्स खुद को पेपर सिनेरियो में रखकर सॉल्व करें। मेरे लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिएगा, खुद को पेपर सिनेरियो में रखकर सॉल्व करें। यानी आपने वंस अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया, अब आप अपने आप को हर एक अटैम्प्ट के लिए 3 घंटे 3.25 घंटे आइसोलेट करेंगे। अपना मोबाइल एयरप्लेन मोड पे या बंद करके रखें, लाइब्रेरी में बैठें या अपने रूम में बैठें, लेकिन उस 3 घंटे में आपके पास कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और 3 घंटे के अंदर आप पूरा पेपर ऐसे सॉल्व करोगे एज इफ़ कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो। तो जब आप पहला पेपर करोगे हो सकता है आप 60-65 मार्क का करो, दूसरा तीसरा चौथा, जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर करते जाओगे आप देखोगे आपकी स्पीड आएगी, आप 80-85-90 मार्क तक का पेपर करने की पोजीशन में आओगे। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने आप को इस प्रैक्टिस से, इस चीज़ से गुजारना पड़ेगा कि आप हर अटैम्प्ट का पेपर खुद को पेपर सिनेरियो में रख कर 3-3 घंटे का डेडलाइन रख कर सॉल्व करें। क्योंकि जब आप पहला करेंगे हो सकता है 60-65 का करें, दूसरा करेंगे हो सकता है 70 का करें, फिर 75 होगा, फिर 80 होगा। लेकिन जब आप 8-10 अटैम्प्ट की इस तरह से पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी, प्रेशर हैंडलिंग आएगी, एग्जाम पैनिक सिचुएशंस आपकी ओवरकम होगी। तीसरी कैटेगरी का स्टूडेंट जो कि डेंजर जोन में है वो ये कि सर हमारी तो तैयारी बहुत तगड़ी थी, हमारी तो तैयारी बहुत तगड़ी थी, मैंने लेक्चर्स भी टाइमली कवर किए थे, प्रैक्टिस भी प्रॉपर्ली की थी, पास पेपर्स वगैरह भी कवर किए थे, पेपर भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ था, पेपर भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ था। घर आके मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो 55, 60, 65, 70 मार्क्स तो बन ही रहे थे, और मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट था, मैं 100% श्योर था कि यार ये मेरा पेपर तो पास हो जाएगा। लेकिन तैयारी अच्छी होने के बावजूद, पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होने के बावजूद भी रिजल्ट आया फेल। अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कि यार मेरा पेपर फेल क्यों हो गया। तैयारी भी तगड़ी थी, पेपर भी अच्छा हुआ था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ गया, मेरा पेपर फेल हो गया। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है, और फिर जो भी आप अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करोगे उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। मैं इसको डेंजर जोन क्यों कह रहा हूँ और इनको सेफ जोन और बेटर जोन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों जोन में आपका पहला वाला स्टेप हुआ है। अगर आपने तैयारी नहीं की थी, आपको पता है मेरी तैयारी पूरा ना होना ये मेरी मिस्टेक है, अगर मैं एग्जाम में अंडर परफॉर्म करके आया था तो मुझे पता है मेरी मिस्टेक क्या है, तो आपका पहला स्टेप तो इन 2 केसेस में कंप्लीटेड है। आपने बस स्ट्रेटजी बनानी है, उस चीज़ के ऊपर काम करना है। लेकिन अगर आपकी तैयारी भी अच्छी थी, पेपर भी अच्छा नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा डेंजर जोन में इस वजह से है कि पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मेरी मिस्टेक क्या थी, और वंस आप वो अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लोगे तो फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे कि अब मैंने आने वाली अटेम्प्ट को कैसे करना है। अब मिस्टेक कैसे आइडेंटिफाई करें, सर इसके 2-3 तरीके हैं,
पहला तरीका तो यह है कि अगर आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स है ना, अगर आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये कोई कंपलसरी नहीं कह रहा कि आपने यही करना है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आईकेप में एक ऑप्शन है, आईकेप में एक ऑप्शन है कि आप आईकेप से अपने पेपर का फीडबैक ले सकते हैं। आईकेप में ये सर्विसेज अवेलेबल है कि अगर आपके 40 से ज़्यादा मार्क्स हो तो आप आईकेप में एक फॉर्म फिल करके फ़ीस पे करके, ऑब्वियसली सर्विस की कोई फ़ीस होती है 12-15 हज़ार रुपये होगी, कि आपको आईकेप पेपर पे फीडबैक दे रहा होगा कि यार आपके पेपर में इन सवालों में इतने मार्क्स आए, इसमें इतने मार्क्स आए और क्या क्या गलतियाँ वगैरह थी। तो एक तरीका तो ये है कि अगर हमारे 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं और हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम आईकेप से डायरेक्टली फीडबैक ले लें कि यार हमारे पेपर्स में क्या शॉर्टकमिंग्स थी, क्या मसले वगैरह थे। दूसरा, सर मेरे मार्क्स 40 से कम है, मेरे तो मार्क्स 40 भी नहीं है, मैं आईकेप से फीडबैक कैसे लूँ? या लेट से मेरे मार्क्स 40 से ज़्यादा है लेकिन मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता फीडबैक लेने की, तो मैं क्या करूँ? सर तो आप क्या करें, आप लास्ट अटैम्प्ट का पेपर सॉल्व करें विदाउट रिवीजन। आपने रिवाइज नहीं करना, आपने पहले लास्ट अटैम्प्ट का पेपर सॉल्व करना है। जितना तुम्हें याद आ रहा है कि यार मैंने एग्जाम में ये किया था या यही ट्रीटमेंट है, उस हिसाब से लास्ट अटैम्प्ट का पेपर सॉल्व करो, उसका क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑलरेडी है, और फिर अपने सोल्यूशन को आईकेप के सोल्यूशन के साथ कंपेयर करो, और अपने फिर उस सोल्यूशन को आईकेप के सोल्यूशन के साथ कंपेयर करो। तो जब आप लास्ट अटैम्प्ट का पेपर जो आप सॉल्व करके आए थे उसे जितना याद आ रहा है, अगेन मुझे पता है 100% तो याद नहीं आएगा, लेकिन जितना याद आ रहा है उतना सॉल्व करके आईकेप के सोल्यूशन के साथ कंपेयर करें, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि अच्छा यार ये मैंने ये कॉन्सेप्चुअल एरर किया था, मैंने ये कंप्यूटेशनल एरर किया था, यहाँ पे मैंने ये वर्किंग गलत शो की थी, यहाँ पे मैंने ये सवाल का पॉइंट मिस कर दिया था, यहाँ पे मैं ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को समझ नहीं सका। और तीसरा काम आप ये कर सकते हैं, कि आप 2 से 3 अटेम्प्ट के पेपर अपना रिवीजन कंप्लीट कर ले पहले, उसके बाद 2 से 3 अटेम्प्ट के पेपर खुद को पेपर सिनेरियो में रख कर सॉल्व करें। यानी अगेन 3 घंटे आपने खुद को आइसोलेट किया, डेडलाइन लगाई और पूरा पेपर सॉल्व किया, 2-3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व किए, और फिर वो पेपर आप अपने किसी दोस्त को, अपने किसी सीनियर को, अगर आपका कोई कज़न वगैरह है, कोई भी आपका मुखलिस बंदा जो आपसे सीनियर हो, उसे रिक्वेस्ट करें कि यार काइंडली मेरा ये पेपर मुझे चेक करके दे दोगे। और वो पेपर आपने चेक करवाना है अपनी गैर मौजूदगी में, अपनी मौजूदगी में नहीं। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है, या मुझे एक सवाल, मुझे एक न्यूमेरिकल, मुझे एक जनरल एंट्री आती है। अब जब मैं उसको अटेम्प्ट करता हूँ ना, और मैं उसको रीड करता हूँ, तो मुझे तो समझ आता है क्योंकि मैंने ही तो लिखा है, मुझे तो समझ आएगा क्योंकि मैंने ही तो वो बात लिखी है, मुझे तो पता है ना कि इस बात के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ और वही कॉन्सेप्ट मैं आपको रीड करने के लिए दे रहा हूँ, तो क्या आप भी वही बात समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? दिस इज 2 डिफरेंट थिंग्स। देखिए एग्जामिनर को नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है। एग्जामिनर आपको आपकी आंसर शीट से जज कर रहा है। एग्जामिनर और आपके दरमियान जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सिर्फ आंसर शीट है। आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कभी दोस्तों के साथ या निब्बा निब्बी के दरमियान मैसेजेस पे एट टाइम्स मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। हम किसी और टोन में कोई बात करते हैं, सामने वाला या सामने वाली किसी और टोन में उसको समझ लेता है और फिर झगड़ा वगैरह हो जाता है। और ये बड़ा कॉमन है क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर इमोशन, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो मिसकम्युनिकेशन का मार्जिन रहता है। तो वो जो फड्डा है ना निब्बा निब्बी के दरमियान, वो सिर्फ निब्बा निब्बी के दरमियान नहीं है, वो एट टाइम्स स्टूडेंट और एग्जामिनर के दरमियान भी रहता है। हम कोई बात बता कर आए, एग्जामिनर ने उसको किसी और तरह से रीड कर लिया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको जो कॉन्सेप्ट आते हैं, आपने जो कैलकुलेशन, आपने जो सवाल सॉल्व किया है, जो आप समझाना चाह रहे हो, आप अपनी बात एग्जामिनर तक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर रख कर आओ। तो ये वाला काम जब आप करोगे ना कि आपने 2-3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व किए और अपनी गैर मौजूदगी में अपने किसी दोस्त को, सीनियर को, अपने किसी कज़न को चेक करवाया, तो वो फिर आपको एक जेन्युइन फीडबैक देगा, एक क्रिटिकल फीडबैक देगा कि यार आपके आंसर कॉपी के अंदर मसला क्या है। मैं गैर मौजूदगी पे चेक करवाने पे भी इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अपनी मौजूदगी में चेक करवाया ना, आप उसको बताएंगे यार ये वर्किंग यहाँ से आ रही है, ये नंबर मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, ये वाला पार्ट ये वाला है। नहीं, आप अपनी गैर मौजूदगी में वो पेपर चेक करवाएंगे ताकि आपके पास जेन्युइन क्रिटिकल फीडबैक आए कि यार आपके आंसर कॉपी में मसला क्या है। क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, क्या हम सवाल के रिक्वायरमेंट को नहीं पिक कर पा रहे, क्या हमारी ड्राफ्टिंग का इशू है, क्या हम वर्किंग्स प्रॉपर्ली शो नहीं करते, क्या हम वर्किंग्स को प्रॉपर्ली रेफर नहीं करते। ये काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी मिस्टेक्स ही आइडेंटिफाई ना करूं और मेहनत करता रहूं, ये सब यूजलेस है।
मैं अपनी मिस्टेक्स पे काम, मुझे पता ही नहीं मेरी मसला क्या है और मैं मेहनत किए जा रहा हूँ। तो अगर आप इस सिचुएशन में है कि आपकी तैयारी भी बड़ी अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी पेपर फेल हो गया और आपको नहीं समझ आ रहा है यार मेरा पेपर क्यों फेल हुआ। देखिए, आपके पेपर फेल होने का रीज़न मुर्तज़ा कायद को या अल्लाह के किसी फरिश्ते को नहीं पता। आपके पेपर फेल होने का रीज़न सिर्फ आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा पेपर फेल हो गया, मैं क्या करूँ। मैं कैसे बताऊँ आप क्या करें, मुझे पता ही नहीं है आपका मसला क्या है। आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, आपकी प्रेजेंटेशन वीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट का मसला है, आपका कोई और मसला है, ये आप खुद ही आइडेंटिफाई करेंगे। और खुद आइडेंटिफाई करने के मैंने आपको पॉसिबल तरीके बता दिए कि या तो आईकेप से फीडबैक ले लो, या लास्ट अटैम्प्ट का पेपर सॉल्व करके खुद कंपेयर कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो 2-3 अटैम्प्ट के पेपर सॉल्व करके किसी थर्ड पर्सन को अपनी गैर मौजूदगी में चेक करवा लो, ताकि आपके पास एक ऑनेस्ट, सिंसियर, क्रिटिकल फीडबैक आ जाए कि यार दीज आर द प्रॉब्लम्स। और वंस आपने अपनी मिस्टेक्स, अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। अगर कॉन्सेप्ट्स में मसला है तो लेक्चर्स लिए जाएंगे, अगर प्रैक्टिस में मसला है तो प्रैक्टिस की जाएगी, अगर टाइम मैनेजमेंट का मसला है तो ये वाला काम किया जाएगा। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है, ये बड़ा ही ज़रूरी है कि आप इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मिस्टेक्स, अपनी शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए अगेन एक वो थ्योरी है ना कि एक ही इनपुट से हम अगर डिफरेंट आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे तो वो तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो जो काम हमने पहले अटैम्प्ट में किया या जो काम हमने पिछले अटैम्प्ट में किया, अब हम वही दोबारा काम अटैम्प्ट करके ये सोच रहे हैं कि अब पेपर पास हो जाएगा, तो नहीं होगा। जब आपके इंग्रेडिएंट्स, इनपुट्स ही सेम थे तो डिफरेंट आउटपुट कैसे आएगा, वही आउटपुट आएगा, वही रिजल्ट आएगा ना जो लास्ट अटैम्प्ट में आया था। क्या ये बातें समझ आती है? एक ने कहा सर मुझे पेपर से पहले ही ज़्यादा फेयर है स्टूडेंट की बातों से, इसलिए कोई टिप्स दे दीजिए। मैं आप लोगों को अपना भी एक वाकया शेयर करता हूँ, और अभी 3-4 दिन पहले मेरी नॉलेज में एक सिचुएशन आई, वो भी शेयर करता हूँ। देखो, मैं कोई बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीनियस स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, जिस तरह आप लोग हैं उसी तरह मैं भी था जब मैं अपनी सीए की जर्नी कवर कर रहा था। मेरा अल्लाह का बहुत बहुत करम और एहसान है कि मेरा सीए की जर्नी के अंदर कोई पेपर भी नहीं रुका, मेरे सारे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई इतना डिसिप्लिन्ड या कोई इतना इंटेलिजेंट स्टूडेंट था कि मैं पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंट हुआ करता था कि यार मेरा पेपर तो पास हो ही जाएगा। पेपर देने के बाद मैं भी डाउट में होता था कि यार पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। कुछ पेपर में कॉन्फिडेंट होता था, कुछ पेपर में डाउट में होता था। पेपर से लास्ट मोमेंट तक मेरी भी तैयारी आगे पीछे हो रही होती थी। कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, कुछ अनइम्पॉर्टेंट छोड़ रहा हूँ, सेलेक्टिव स्टडी कर रहा हूँ, कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, कुछ वीक कर रहा हूँ। तो ये सारी सिचुएशन नॉर्मल हम सबके साथ होती है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। मैंने सीए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ का पेपर, तो सीए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ के पेपर की मुझे अपनी एक एग्जांपल याद आती है कि कॉर्पोरेट लॉ का पेपर देने के लिए ना हमारे पास 1 साल की अटेम्प्ट हुआ करती थी। मतलब 1 साल, मतलब सीए फाइनल में जब आप आते हो, आर्टिकलशिप आपकी स्टार्ट होती है, तो 1 साल के बाद हमारे पेपर हो रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल में हमने पढ़ना ही होता है। ऑब्वियसली हमारी फर्म भी होती है, हमें लेट सेटिंग भी करनी होती है, बहुत सारे और भी काम चल रहे होते हैं। तो हुआ ये कि हमारी 8 से 10 महीने तक क्लासेस कंडक्ट हुई। मैंने क्लासेस वगैरह सारी प्रॉपरली ली थी, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट ही नहीं की थी। तो पेपर से 2 महीने पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उससे मेरी वैसे ही बात हो रही थी। मतलब 2 महीने बाद पेपर है, 2 महीने पहले मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही बात हो रही थी, तो उसने मुझे बताया कि यार मैंने ये चैप्टर कवर कर लिया, ये चैप्टर कवर कर लिया, ये लॉ कवर कर लिया। मतलब उसने 40-30-50% कोर्स कंप्लीट कर लिया था। और मैं 2 महीने पहले सिचुएशन में था कि मैंने सिर्फ क्लासेस ली थी, सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं की थी, रट्टा कुछ भी नहीं लगाया था, पढ़ा कुछ भी नहीं था। तो मैं भी ना वहाँ पे ना थोड़ा पैनिक करने लग गया कि यार ये 40-50% कोर्स कवर करके बैठा है और मैंने तो अभी सिर्फ क्लासेस ही ली है, मैंने तो अभी कुछ याद करना स्टार्ट ही नहीं किया, कुछ कवरेज स्टार्ट ही नहीं की। और मैं बहुत पैनिक सिचुएशन में आ गया था। तो अगेन पैनिक सिचुएशन में आने के बाद फिर मैंने घर जाके प्लान बनाया। तो मैंने प्लान बनाया कि भाई ये 60 डेज़ है मेरे पास और ये मेरा कोर्स कंटेंट है, तो मैं पर डे बेसिस पे इतना कवर करूँगा और इंशाल्लाह मैं इतना पढ़ूंगा। तो आने वाले 60 दिनों के अंदर मैं सारी चीज़ें मेमोराइज भी, क्योंकि उस टाइम पे ना कॉर्पोरेट लॉ का पेपर थियोरेटिकल पेपर हुआ करता था, अब डायनेमिक्स डिफरेंट है। लेकिन मेरे पास एक प्लान था कि हाँ यार मैं 60 दिन के अंदर कर सकता हूँ। तो आप मैं ये सारी कहानी ये सारी लंबी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखें हर किसी का सफ़र, हर किसी की जर्नी सेम नहीं है।
आपके जो डायनेमिक्स हैं वो मेरे डायनेमिक्स से अलग थे, आपके जो डायनेमिक्स है वो आपके दोस्त के डायनेमिक्स से अलग होंगे। भाई आपके फैमिली में कोई और इशू होगा, उसकी फैमिली में कोई और इशू होगा, आपको कोई चीज़ करने में कम टाइम लगता होगा, उसको ज़्यादा, या उसको कम टाइम लगता होगा। तो आप दूसरों को देखकर खुद को पैनिक में लाकर कुछ हासिल नहीं करेंगे, आप सिर्फ अपना टेंशन, अपनी सेहत ही ख़राब करेंगे। अगर दूसरे ने ज़्यादा तैयारी करी हुई है, या दूसरे की तैयारी आगे चल रही है, या दूसरा पीछे चल रहा है, तो आपने उसको देखकर परेशान या खुश नहीं होना, आपने अपने आप को देखना है कि यार मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने कितना कवर कर लिया है, रिमेनिंग टाइम में मुझे कितना कवर करना है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं। बाकी लोग 100 की स्पीड से दौड़े, 150 की स्पीड से दौड़े, 10 की स्पीड से दौड़े, आपने अपनी स्पीड अपनी पोजीशन के हिसाब से आइडेंटिफाई करनी है कि यार मैं अपनी जर्नी के किस स्टेज पे हूँ, कितना मैंने सफ़र तय कर लिया, कितना मैंने सफ़र तय करना है, और किस स्पीड से तय करना, और क्या वो मैं स्पीड कर पाऊँगा। इफ़ यस, आपको बाकी की परफॉर्मेंस से देखकर रिजल्ट, बाकी के परफॉर्मेंस परसेंटेज देखकर परेशान या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं एक बड़ी कड़वी बात करने जा रहा हूँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली ना हमारे प्रोफेशन के अंदर या बाकी जगह दुनिया में भी है, बल्कि दुनिया में ही चलती है, लेकिन ये है, आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, ये जो सीए की पढ़ाई है ना, ये आपका फ्यूचर है। आपके लिए आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट आपके माँ बाप, आपकी हेल्थ और आपका फ्यूचर। इंसान आपके लेवल पे, आप जिस लेवल पे अभी हैं, आपके अभी शादी बच्चे तो नहीं हुए, आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सर, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त, हमारी सेहत और हमारा प्रोफेशनल करियर। लेकिन जितना सीए इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्या मेरे लिए है? नहीं। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं तो एक सीए का टीचर हूँ, मेरे लिए आपका एग्ज़ाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाई मेरी तो बिज़नेस भी है, मेरी तो जॉब भी है, मेरी तो 10 मसरूफियात है, मेरे सर पे 10 फटीके हैं। ये जो प्रोफेशनल करियर है आपका है, आपने अपने करियर के लिए वाइज डिसीजन लेने हैं। किसी की गलत टैक्टिक्स में या कि किसी के गलत झांसे में आके अपना नुकसान नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ, जो 2-3 दिन पहले मेरी नॉलेज में आई। एक स्टूडेंट आया आईक्यू में, और उसने जो है ना ग्रुप ए का रिफ़्रेशर मांगा कि यार मुझे ग्रुप ए का रिफ़्रेशर चाहिए, ग्रुप ए के चारों सब्जेक्ट्स का मुझे रिफ़्रेशर चाहिए। तो हमारी एडमिन में बंदा होता है ताहिर, तो ताहिर ने उसको कहा कि यार ठीक है, ग्रुप ए का रिफ़्रेशर लेना है। तो मेरे ख्याल है ताहिर ने उसको 20,000 रुपये फ़ीस कोट कर दी कि यार 5,000 रुपये के हिसाब से 4 सब्जेक्ट की 20,000 रुपये रिफ़्रेशर फ़ीस बनती है, तो ये आप पे कर दें। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि यार ताहिर भाई, मैंने ना पिछली दफ़ा रेगुलर का एडमिशन आईक्यू में ही लिया था, लेकिन आप मेरे पोर्टल से देख लें, मैंने लेक्चर्स वगैरह नहीं लिए थे, तो काइंडली मुझे डिस्काउंट दे दें। उसने ताहिर से कहा कि सर, मैंने ना पिछली दफ़ा आईक्यू में ही रेगुलर का बैच लिया था ग्रुप ए का, लेकिन मैंने लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे थे, तो काइंडली मुझे डिस्काउंट कर दें, 20,000 ज़्यादा है, मुझे थोड़ा कम में दे दें। तो ताहिर ने पहले तो उसको ये कहा कि यार देखिए, हमने आपको पोर्टल दिया था, अब आप लेक्चर कवर करते नहीं करते, ये तो आपकी गलती है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन बातों बातों में ताहिर ने उससे ये पूछ लिया कि यार जब तुमने लास्ट अटैम्प्ट में एक्सेस लिया था रेगुलर का, तो तुमने लेक्चर्स क्यों नहीं देखे, मतलब क्यों अपना नुकसान किया, पैसे भी ज़ाया किए, टाइम भी ज़ाया किया और लेक्चर्स कवर नहीं किए। तो फिर इस बच्चे का जवाब सुनिएगा। उसने कहा ताहिर भाई यार, मेरे से ना ये हो गया कि जब कैफ शुरू हुआ ना ग्रुप है, तो सब कुछ सही जा रहा था। मैंने तकरीबन 30-40% कोर्स कैफ 1 और कैफ 2 सर मुर्तज़ा कायद से, और कैफ 3 और कैफ 4 सर इब्राहिम से ले रहा था, और तकरीबन मैंने इन चारों कोर्सेज़ के 3-3, 4-4 चैप्टर्स कवर कर लिए थे, और बहुत अच्छा कोर्स जा रहा था, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, क्वेश्चंस भी हो रहे थे, मॉक भी अच्छे अटैम्प्ट हो रहे थे, पास पेपर्स वगैरह भी हो रहे थे, सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ सही समझ आ रहा था। 30-40% कोर्स कवर करने के बाद मेरी व्हाट्सएप पे किसी से बात हुई, मैं जानता भी नहीं था उस बंदे को। तो उस बंदे ने व्हाट्सएप पे मुझसे बात की, मुझसे दोस्ती वगैरह की, मुझसे हालचाल पूछा, कौन से इलाके से हो, क्या बैकग्राउंड है, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये सारी बातें मुझसे करता रहा। और फिर मुझे जो है ना 2-3 दिन की दोस्ती के बाद उसने कहा कि यार तुम आईक्यू से स्मार्ट क्लासेस ले रहे हो ना, मैं तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ कि तुम्हारे 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे यहाँ पे। उसने बोला क्यों? उसने बोला यार मैं भी ना ये स्मार्ट क्लासेस के चक्कर में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में आ गया था कि 80 घंटे में, 90 घंटे में, शॉर्ट टाइम में मेरा कोर्स कवर हो जाएगा, और शॉर्टकट के चक्कर में मेरे 6 महीने ज़ाया हो गए, मेरे पेपर फेल हो गए। और वो बच्चा परेशान हो गया कि यार ये क्या कह रहा है।
कि उसके 6 महीने ज़ाया हो गए और मैं भी वही पाथ फॉलो कर रहा हूँ, मेरा भी ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता 6 महीने ज़ाया हो जाए। तो उसने उससे पूछा कि यार अब मैं क्या करूँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है। तो उसने उसको बोला कि भाई ये स्मार्ट क्लासेस के शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़ो, आप जो है ना किसी सही जगह से या किसी दूसरी जगह से प्रॉपर क्लासेस ले लो, अदरवाइज़ आपके शॉर्ट क्लास के चक्कर में, स्मार्ट क्लासेस के चक्कर में ऐसा ना हो कि खुदा का ना खास्ता आपके भी 6 महीने ज़ाया हो गए, मेरे तो 6 महीने ज़ाया हो गए। तो उसने कहा कि यार मैंने तो IQ में फ़ीस पे कर दी, अब मैं तो दोबारा से तो दूसरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस दूसरे बच्चे ने कहा कि यार मेरी एक इंस्टीट्यूट में बातचीत है, मैं तुम्हें ना वहाँ पे ना डिस्काउंट करवा दूंगा, और उसने उसे दूसरे इंस्टीट्यूट में 50% डिस्काउंट करवा दिया। देखिए मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसने दूसरी जगह पे 50% डिस्काउंट करवा दिया और उसने एडमिशन ले लिया। अच्छा, एडमिशन लिया, पढ़ाई वगैरह भी की, ग्रुप A के पेपर दिए और चारों पेपर फेल हो गए। तो फिर तायन ने उससे कहा कि चलो तुम दूसरी जगह चले गए तो वहाँ भी तो अच्छा पढ़ाया ही होगा ना, तुम्हारा पेपर फेल क्यों हुआ? उसने कहा सर पेपर मेरा इस वजह से फेल हुआ, मैंने 2-3 चैप्टर चारों सब्जेक्ट के सर मुर्तज़ा और सर इब्राहिम से पढ़ लिए थे, फिर बाकी कोर्स मैंने वहाँ पे कवर किया, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि खिचड़ी बन गई थी। भाई आप आधी चीज़ मेरी प्लेट से खाओ, आधी चीज़ किसी और प्लेट से खाओ, तो मज़ा थोड़ी आएगा, जायका ख़राब हो जाएगा। तो कह रहे सर मैंने आधा सर मुर्तज़ा से पढ़ा, आधा कहीं और से पढ़ा, तो सब कुछ इतना खिचड़ी बन गया और फेल हो गया। और फिर मैं जब ये रिज़ल्ट आया और ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह से मिल रहा था, बात कर रहा था, तो जिस बंदे ने मुझे ये सारी कहानी बताई थी ना, वो एक्चुअली कोई स्टूडेंट ही नहीं था, वो किसी और मतलब उस इंस्टीट्यूट का एजेंट था, जिसने अपनी तरफ से बनी बनाई एक कहानी बनाई और मुझे वो कहानी बेच दी। मैंने वो बाय कर ली और मेरे 4 महीने भी ज़ाया हो गए, 4 सब्जेक्ट की फ़ीस भी ज़ाया हो गई। तो मैं ये वाली बात आपसे क्यों कर रहा हूँ? सोशल मीडिया के ऊपर या ऑन ग्राउंड आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे इस तरह के, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपने IQ से ही पढ़ना है और IQ से पढ़ेंगे तो ही पास होंगे, लेकिन वंस अगर आपको अल्लाह ताला एक जगह पे लेकर आया, चाहे वो ये इदारा हो चाहे वो कोई और इदारा हो, अगर आप एक टीचर पे भरोसा कर रहे हैं ना, तो फिर किसी टॉम डिक हैरी की बातों में आकर अपने ट्रस्ट को शटर मत करिएगा। अगर आपने फैसला किया है यहाँ से पढ़ने का, तो बीच में आप लोग को आपको ना बहुत लोग आएंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे, और यकीन जाने वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, उनका एजेंडा, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका पर्पस कुछ और है। अब आप उनकी बातों में आके अगर अपनी जर्नी इस तरह से शिफ्ट करते हैं, क्या ही आपका ही नुकसान होगा, आपका ही प्रोफेशनल करियर ख़राब होगा। उनको उनका हिस्से का कमीशन मिल जाएगा, उनको उसके इनके हिस्से पैसे मिल जाएंगे, आपके 6 महीने के लग जाएंगे। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगेन सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर आप किसी टीचर पे, किसी इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट कर रहे हो, चाहे वो IQ वो कोई भी हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने करियर के साथ खिलवाड़, अपने करियर के साथ नुकसान एक दूसरे की प्रोडक्ट बनकर ना कर हो जाइएगा। हम आजकल सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 10,000 तरह के एड्स देखते हैं, सिर्फ CA के एड्स नहीं, 10,000 प्रोडक्ट के एड्स देखते हैं, और आपको पता है कि वो सिर्फ मार्केटिंग है, वो सिर्फ प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है या क्या है। फॉर एग्जांपल आप में से बहुत सारे लोग जो फिटनेस फ्रीक होते होंगे, वो जनरली वो जिमिंग की वीडियोस वगैरह देखते होंगे कि वो इतनी ज़बरदस्त बॉडी बनाई हुई है, कोई डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज बता रहा है, कोई डिफरेंट तरह की रूटीन सेल कर रहा है, कोई डिफरेंट तरह के वे प्रोटीन और डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहा है। यार वो जो बंदा उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है और जितनी वो हल्की एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी जितनी अच्छी बॉडी बनी हुई है, क्या ह्यूमनली पॉसिबल है कि इतनी बेसिक एक्सरसाइज करके इतनी ज़बरदस्त बॉडी बन जाए? वो हाई लेवल का एक बिल्डर, कौन कौन से उसने इंजेक्शन लगाए हुए होते हैं और वो बेसिक से एक्सरसाइज को प्रमोट कर रहा होता है, बेसिक से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है, वो सिर्फ आपको कस्टमर की तरह यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई टेंजिबल सर्विसेज हो या एजुकेशन हो। तो ये आपने बड़ा ही मोहतात रहना है, खुद भी, अपने आसपास के लोगों को भी, अपने दोस्तों को भी गाइड करना है कि यार इस तरह से किसी की बातों में आके अपने करियर के साथ प्लीज़ अपने माँ बाप के पैसे, अपना टाइम, ये सब चीज़ों का नुकसान ना करिए घर के। तो अगेन इस जर्नी में बहुत सारे लोग जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहेंगे, लेकिन उनकी तैयारी किसी और स्टेज पे, आपकी तैयारी किसी और स्टेज पे, आपको परेशान नहीं होना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपको मिसगाइड करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपने कमीशन के लिए, अपने पैसों के चक्कर में। तो आपने इन लोगों की इस तरह की बातों के अंदर नहीं आना। आपने अगर एक जगह पे ट्रस्ट शो किया है, देखो आप हिस्ट्री को देखो, क्या ये कोई इदारा पहली बार बना है? क्या इस इदारे से पास में पढ़कर बच्चे पास हुए हैं? और ओवरऑल चीज़ों को इवैल्यूएट करके डिसीजन ले ला के, एक दो इस तरह के लोगों की बातों में आकर। एनीवे, ये हमारी डिस्कशन थोड़ी ऑफ ट्रैक चली गई। हमारे पास कोई और सवाल हो ओवरऑल इस सब्जेक्ट को लेकर तो मैं उसको आंसर करूं, अदरवाइज़ फिर हम जो है ना अपना आज का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
कोई और सवाल किसी भी नौयत का, कोई कुछ शेयर करना चाहे, अदरवाइज़ फिर हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करें। फैज़ान क्या पूछा आपने जो मैंने मिस कर दिया? दोबारा सवाल लिख देंगे? तानिया, अभी से ऑनवर्ड्स में टारगेट है कि मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IAS 8, कैश फ्लोस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाले चैप्टर्स जो है ना आपको लाइव कवर करवाऊँ, क्योंकि हम रेगुलर में नॉन करंट एसेट से पर्टेनिंग को चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एक मिनट में बता देता हूँ। हम जो है ना रेगुलर के अंदर ये वाले चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लाइव स्मार्ट क्लासेस वगैरह के थ्रू। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, IAS 8, IAS 7, रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये वो स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। कैश फ्लो का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, IAS 8 का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, NPO का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में ज़्यादातर आता है। तो ये वो एरिया है जो कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह लाइफ में कवर करवाऊँगा। किसी ने कहा कि सर 3 सब्जेक्ट्स डेली कैसे मैनेज करें? सर देखिए 3 सब्जेक्ट्स हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हो, डेली मैनेज करने की सिंपल सी ये इक्वेशन है। आपको हर सब्जेक्ट को 2.5 से 3 घंटे देने पड़ेंगे, चाहे वो कैफ 1 है, कैफ 2 है, कैफ 3 है, कैफ 4 है या कैफ का कोई भी पेपर है। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करें कि उस सब्जेक्ट को 3 घंटे दें, 1 घंटा रिवीजन, 1 घंटा लेक्चर, 1 घंटा प्रैक्टिस। हाँ, जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए लाइव क्लासेस के अंदर, उनकी रिकॉर्डिंग्स पोर्टल पे अवेलेबल हैं। देखें पोर्टल के ऊपर क्या कहते हैं, स्मार्ट क्लासेस में तो 100% कोर्स आ रहा है, स्मार्ट क्लासेस में तो 100% कोर्स आ रहा है, और ये वाले जो चैप्टर्स हैं जो कि हो गए पोर्टल के ऊपर लाइव क्लासेस में, इनकी रिकॉर्डिंग्स भी आ रही हैं। तो आप इनकी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग से भी इनको कवर कर सकते हैं और स्मार्ट क्लासेस भी कवर कर सकते हैं। महविश, फोकस स्टडी करने का देखो एक सिंपल सा तरीक़ेकार है। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास स्मार्टफोन ना हो, मैं ये नहीं कहता कि आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप फेसबुक ना देखें। ये चीज़ें आज की तारीख में हमारी लाइफ के अंदर इतनी जेलिन हुई है कि हम किसी को ये कहें ना कि यार स्मार्टफोन नहीं होना चाहिए, इंस्टा पे टाइम ज़ाया ना करो, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस वक्त तुम पढ़ने बैठ रहे हो ना, उस वक्त फिर अपना मोबाइल फ़ोन अपने पास ना रखो। ये नहीं कि मोबाइल रखा हुआ है और साइलेंट पे करके रख दिया तो आप समझ रहे हो कि आप फोकस कर लोगे। नहीं, जब साइलेंट पे भी मोबाइल होगा और मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगी और उसकी लाइट जलेगी, तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा और आप उसको खोलोगे। तो लाजिम है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो उस वक्त जो है ना आपका क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन आपके सामने होना ही नहीं चाहिए। सर मैं लेक्चर्स ही स्मार्टफोन से लेती हूँ। देखें, अगर आप लेक्चर्स ही स्मार्टफोन से लेते हैं तो फिर अगर लेट्स से कि आपके स्मार्टफोन में इस तरह का, आपके पोर्टल पे इस तरह का ऑप्शन है, जैसे IQ के पोर्टल में ये है कि आप 5 चैप्टर डाउनलोड कर सकते हो। तो आपने 5 लेक्चर डाउनलोड तो 5 लेक्चर डाउनलोड कर लिए, फिर मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे रख के लेक्चर देख लिया। और अगर आपके पास लैपटॉप ही है तो मोबाइल को आपने सेपरेटली रखा, अपनी नज़रों से दूर रखा, 3 घंटे फोकस पढ़ाई करें। उसके अलावा बाकी टाइम में आपको जो पसंद है वो करें। हमारा मसला पता है क्या है, हम 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हैं, लेकिन उसमें मोबाइल लेके साथ बैठते हैं, तो ना सही से पढ़ पा रहे होते हैं, ना सही से मोबाइल इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं यार हमने 3 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद भी तैयारी इफेक्टिव नहीं हुई, लेकिन हमने इफेक्टिव पढ़ाई नहीं था। तो एक वक्त में एक चीज़ करें, मोबाइल इस्तेमाल करना है फिर मोबाइल इस्तेमाल करें, आधा घंटा बैठ के सुकून से स्क्रॉलिंग करें, सुकून से यूट्यूब देखें, स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है, जो भी देखना है देखें। लेकिन फिर जब पढ़ने बैठ रहे हो तो फिर मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए, फिर वो 2-2.5 घंटे आपने लग कर पढ़ना है। क्लियर है?